गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लॉडिंग गुड। आज 16 फरवरी 2021 है। दिन की शुरुआत करेंगे म्यूजिक के साथ। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर लैंग्वेज इज म्यूजिक। म्यूजिक एक प्रकार की दवाई भी है। इट हील्स यू। जब भी हमें बोर्डम फील होता है या फिर निराशा फील होती है, जब भी हमें नेगेटिव फील होता है, तो म्यूज़िक एक ऐसी दवाई है। चुटकी में हम सबके पास स्मार्टफोन हैं, ज़्यादातर लोगों के पास हेडफोन्स भी होते हैं या फिर ब्लूटूथ ईयर गेयर्स अपने कानों पर डालिए और कोई भी अच्छा सा सॉन्ग सुन लीजिए। यू विल फाइंड दैट विद इन मिनट्स आपका मूड जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर से आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी। तो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ म्यूज़िक। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 5 इम्पोर्टेंट आइटम्स। इसमें से ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। ये स्मार्ट कोर्स के सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। यू कैन सी कोर्स फीचर्स और इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। अगर कोई क्वेश्चंस हैं देन यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस एंड आई विल गेट बैक टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फॉर NEP, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हमारे सामने रखा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत की गई है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन एक चीज़ जिसकी हमारे देश में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, दैट इज़ हायर एजुकेशन। और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और ऑटोनोमियस कॉलेजेस की बात करें तो इसकी जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ को जो गवर्न करने वाली बॉडीज़ हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम वाइस चांसलर्स को, फिर सिंडिकेट्स या फिर जो गवर्निंग काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं उनको जैसे अपॉइंट किया जाता है, तो इसमें एक रिवीजन की डेफिनेटली आवश्यकता है। बहुत सारा पॉलिटिक्स जो हैं वो इसमें जुड़ा हुआ होता है, बहुत सारा पॉलिटिक्स, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं, और सिर्फ देखिए हमारे देश में एक ऐसा है, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ वन यूनिवर्सिटी। आप देखेंगे कि मैं किसी एक यूनि का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें, आप थोड़ा बहुत रिसर्च करें, तो यू विल फाइंड कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, एक बड़े शहर में एक यूनिवर्सिटी रहेगी, गवर्नमेंट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी को फंडिंग जो है वो सरकार से मिलती है। फिर बहुत सारी कॉलेजेस जो हैं वो उस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होती हैं। यानी कि आप जाएंगे कॉलेज में पढ़ाई के लिए, प्राइवेट कॉलेज है लेकिन उनका टाई अप है यूनिवर्सिटी के साथ, तो जो पेपर निकालने का काम, एग्जामिनेशन का काम जो है वो यूनिवर्सिटी करेगी। रिजल्ट आपको यूनिवर्सिटी, डिग्री आपको यूनिवर्सिटी इश्यू करेगी। पढ़ाई के लिए आपको दूसरे कॉलेज में जाना है। तो आई एम श्योर आपको इस प्रकार की सिस्टम के बारे में डेफिनेटली पता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे सिस्टम से ही हमने हमारा बैचलर्स जो है वो शायद ख़त्म किया होगा। तो ये सिस्टम जो है, इसमें आप देखेंगे कि जो वाइस चांसलर हैं उनको एक पर्टिकुलर पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, जिस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी है या फिर रूलिंग पार्टी है, तो फिर जो आपके गवर्नर होते हैं वो आपके चांसलर बन जाते हैं। और फिर जो गवर्नर हैं वो वाइस चांसलर्स को का नाम जो है वो रेकमेंड करते हैं। तो एक प्रकार की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो जाती हैं। एजुकेशन सिस्टम और पॉलिटिक्स इज़ नॉट बैड। पॉलिटिक्स कोई गलत बात, बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ जो डर्टी पॉलिटिक्स हैं, राइट। सत्ता के लिए आप किसी को भी कहीं पर भी बैठा देते हैं, तो दैट हैज़ इन फैक्ट रूइंड आवर एजुकेशन सिस्टम। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी बिगड़ गई है। क्यों? हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर देखेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, राइट। बड़ी लाइब्रेरी हैं और प्लेइंग ग्राउंड हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो
उसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं होता है, रिसर्च इतनी कोई ख़ास नहीं होती है, कॉपी पेस्ट होता है रिसर्च और डिसर्टेशन और बहुत सारी चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें इसलिए चल रही हैं क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो हैं वहाँ पर ही एक प्रकार का करप्शन और वहाँ पर ही डर्टी गेम्स चल रही हैं। द अपॉइंटमेंट्स आर ऑफ्टन mired in controversies with frequent reports in the past of aspirants of the post of vice chancellors and members of syndicates indulging in unethical practices to gain favor. पैसे भी लिए जाते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें होती रहती हैं। The NEP talks of creating new structures such as board of management to replace a syndicate system. ये जो syndicate system है वो बंद करने की बात हमें NEP में नज़र आती है और NEP में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। तो व्हाट इज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, या फिर ये कैसे काम करेगा। एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसी है, जो फिलहाल हमारे देश में सिस्टम है, उसमें सिंडिकेट्स होते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनीज और उसके अलावा गवर्नर्स या फिर चांसलर्स जो हैं वो नामों को रेकमेंड करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बंद होनी चाहिए। जिन लोगों का मेरिट नहीं है, जिनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नहीं हैं या फिर उनका बैकग्राउंड एकेडमिक्स नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी अपॉइंट नहीं करना चाहिए। राइट होता ये है कि कितने सारे पैसे बनाने का चांस मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रांट लॉन्च की जाती हैं, फिर उसमें से बिल्स हुआ है, बिल 1 लाख का दिखाया 2.5 लाख का, बाकी के जो 1.5 लाख हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ऐसी बहुत चीज़ें, फिर पास या फिर पासिंग मार्क, अगर आपके 50 मार्क्स से आप पास होते हैं, 49 आए हैं, आप कुछ पैसे देंगे तो आपको ये सेटिंग्स कर देंगे। तो ऐसी चीज़ें भी बहुत सारी जगहों पर चलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करने के लिए यू नीड ए रोबस्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। कॉलेजेस की विजिट पर भी जाएंगे, देखेंगे तो सही कि जो एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ पर जेन्युइनली अगर स्टूडेंट्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फिर वाइस चांसलर जो हैं ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के हेड होंगे और फॉर्मर वाइस चांसलर्स हैं। फिर इंडस्ट्री के लोग, जैसे जर्मनी में होता है, जर्मनी में जो कोर्स डिज़ाइन किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इंडस्ट्री और टीचर्स, एकेडमिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो हैं वो मिलकर कोर्स डिज़ाइन करते हैं। बहुत सारे इनपुट्स जो हैं वो प्रैक्टिशनर्स हैं जो इंडस्ट्री में हैं, जो फैक्ट्रीज चलाते हैं, जो मार्केटिंग में हैं, प्रोडक्शन में हैं, एक्सेट्रा। तो इन लोगों के भी ओपिनियंस लिए जाते हैं और उस हिसाब से कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया जाता है ताकि थियरी और प्रैक्टिकल के बीच में एक ब्रिज क्रिएट हो सके। तो ऐसे ही इंडस्ट्री के लोग, फिर ओलमनाई यानी कि आपके पास्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिर इस प्रकार के लोग, बेस्ट लोगों को ऑन बोर्ड लाया जाए और एक बोर्ड क्रिएट किया जाए। फिर बोर्ड का जो डिसीजन है ये कंसेंसस से होगा, राइट। और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट देयर। अगर 10 लोग हैं और 10 में से 6 लोग कहते हैं कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, तो फिर वो चीज़ होनी चाहिए। इस प्रकार से, जस्ट लाइक आवर पार्लियामेंट, समथिंग लाइक दैट। और वो कोई इतना टेक्निकल चीज़ नहीं है, इट्स वेरी ईजी, एक प्रूवन चीज़ है, मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जा सकते हैं। फिर जो भी आपके डिसीजंस हैं, कैसे आपने डिसीजंस लिए, आपकी जो मीटिंग की मिनट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट पर डाल दीजिए। सारी चीज़ें आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्या डिसीजन लिया था, क्या उनका पॉइंट था। ये सारी चीज़ें, मिनट्स जिसको हम कहते हैं मीटिंग मिनट्स यानी कि मीटिंग जब होती है, जब आप डिस्कशन करते हैं, तो इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है और उसकी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। For the appointment of vice chancellors of universities, search committees constituted for such purposes must be thoroughly restructured. अगर आप एक वाइस चांसलर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सर्च कमिटी है वो भी उतनी ही क्लीन और लेजिट होनी चाहिए। उसमें आप एमिनेंट लोग जो हैं, ऐसा व्यक्ति जो एकेडमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसे लोग 3 लोग 5 लोग लेट्स से जो एकेडमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो उस सर्च कमेटी के मेंबर्स होंगे। फिर जो भी, अगर आप चाहते हैं कि आप XYZ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, तो आप अपना बायोडेटा, आपका जो रेज्यूमे है वो आप पोस्ट कीजिए। एडवर्टीजमेंट जो है वो ओपनली होनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर, या फिर न्यूज़पेपर्स के माध्यम से एडवर्टीजमेंट की जा सकती हैं। व्यक्ति का जो कैंडिडेट हैं
वाइस चांसलर के लिए, उसका उसका सीवी आप वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। कैसे आपने कौन कौन से डिसीजंस, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम पर आपने इस पर्टिकुलर व्यक्ति को सिलेक्ट किया, ये सारी चीज़ें ओपन में अवेलेबल होनी चाहिए। तो जब ऐसी चीज़ होगी तब एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आपका टॉप लीडर जो हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर इलेक्ट किया गया है तो बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि पूरी सिस्टम जो है, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया है जो रिफॉर्मर है, जो जानता है कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं एकेडमिक्स में, थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर टॉप में अगर सुधार आएगा तो बॉटम में भी सुधार आता रहेगा। और एक एकेडमिक ऑडिट भी होना चाहिए। एकेडमिक ऑडिट में हर साल जो टीचर्स होते हैं उनका एनुअल प्लान क्या है, रिसर्च और इनोवेशन को लेकर उनका व्यू पॉइंट क्या है, क्या क्या चीज़ वो करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने इस साल की, उसका एक अप्रेजल रिपोर्ट तैयार होकर ये भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए ताकि फैकल्टीज़ के बारे में भी पता चले। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, टॉलरेंस डेफिसिट। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक महिला है, जो लड़की है, इसका नाम है दिशा रवि। दिशा रवि न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु जाकर दिशा को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया। नाउ द थिंग इज़ कि कई बार हमने देखा है कि भारत में जो पुलिस है कई बार राइट, खास करके पॉलिटिशियंस जो हैं, वो कोई भी पॉलिटिशियन जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, दे वुड लव टू यूज़ पुलिस एज a sort of heavy hand। मतलब ये है कि पुलिस एक प्रकार की जब आप रूलिंग पार्टी में होते हैं, आप किसी स्टेट में आपकी पार्टी है, तो आपकी पार्टी का ही एक व्यक्ति जो अब एमएलए बन चुका है, वो बनेगा होम मिनिस्टर। और गृह मंत्री जो हैं ये बॉस होते हैं पूरे राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट के। तो आप जैसा चाहें वैसा मीन्स बहुत सारा पावर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं बिकॉज यू आर द होम मिनिस्टर। तो अगर आपकी पार्टी के खिलाफ किसी ने कुछ कहा, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स पुलिस में हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये जो डिपार्टमेंट है, जनरली इंटेलिजेंस की बात करें तो आतंकवादियों का मीन्स क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ क्या, क्रिमिनल क्या कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट, ये सारा डेटा कलेक्ट करना, इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, ये उनका मेन काम होगा, इज़न्ट इट। लेकिन रियलिटी ये है कि ज़्यादातर वक्त जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी, खास करके जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, उनका क्या प्लान है, उनकी मीटिंग्स में क्या क्या चीज़ें चल रही, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या ये सारी चीज़ें पुलिस वालों को या फिर आईबी के लोगों को करनी चाहिए या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर एनसीपी या फिर आप व्हाटएवर जो भी XYZ पार्टी है उनके लोगों को? तो सरकारी जो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट सैलरी देती हैं उनका इस्तेमाल पार्टी के लिए किया जाता है और ये हर जगह पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में, आपको अलग अलग राज्य, अगर आप दूसरे राज्य में हैं तो आप पूछिए अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को जो पुलिस में हैं उनको आईबी के बारे में। तो ये चीज़ें जो हैं दिस थिंग्स आर नॉट गुड। लेकिन हमारे देश की सिस्टम ही ऐसी है। पहले जो ब्रिटिश राज था तो ब्रिटिश राज में ऐसा था कि वो चाहते थे कि जो पुलिस हैं, किस प्रकार की पुलिस ब्रिटिशर्स को क्रिएट करनी थी या फिर उन्होंने क्रिएट की, ऐसी पुलिस जो लोगों को कंट्रोल कर सकें। उस टाइम पर हमारे लोग जो हैं वो सिटीजन्स नहीं थे, हम सब्जेक्ट थे, हम नागरिक नहीं थे, हम एक प्रकार के गुलाम थे। तो गुलामों को कंट्रोल करने के लिए आपको एक खास प्रकार की पुलिस चाहिए, इज़न्ट इट, जो निर्दयी हो, जो लोगों को छोटी छोटी बातों पर पीटने लगे। ऐसे आज हमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन, हम कई बार कहते हैं इज़न्ट इट के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वी डोंट नीड एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर लाइक ऑथोरिटेटिव।
एक प्रकार से एक हुकूमत की एक फ्लेवर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में सुनने को और समझने में. वी डोंट नीड, वी नीड मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, इजंट इट? वी नीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट. आप किसी 5 स्टार होटल में जब जाते हैं तो उनका जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? इट इज नॉट जस्ट टू सेटिस्फाई यू. क्या वो आपको सेटिस्फाई कर? नो, दे वुड लाइक टू डिलाइट यू. सेटिस्फैक्शन इज लाइक ओके. सेटिस्फैक्शन इज एक 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 कॉमन चीज है कि एटलीस्ट आप सेटिस्फाई हो. लेकिन वो लोग ये एस की लाइन पर नहीं, 5 स्टार या फिर कोई ऐसी चीज जगह जो होती है जहां पर आप जाते हैं, तो दे वुड लव टू मेक यू डिलाइट. आपको एक एक्सपीरियंस देंगे वो कि दूसरी बार जो है ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है. आप डिलाइट हो गए थे, सेटिस्फैक्शन से भी ज्यादा आप खुश हो गए थे, तो आप वापस वहां पर जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग कि हम पुलिस स्टेशन में जब जाएं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, हम कलेक्टर ऑफिस में जाएं, या फिर रेवेन्यू की ऑफिस में, म्यूनसिपालिटी, या फिर जो भी कोई गवर्नमेंट की ऑफिस में जाएं. आई एम नॉट सेइंग दैट दे शुड पैम्पर यू एंड गिव यू टेंडर लविंग केयर, बट एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन जो है वो तो हमें मिलना ही चाहिए. अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, दे शुड सेटिस्फाई यू. आपको टाइम पर किसी ने सर्व कर दिया. आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाइएगा कभी, राइट? गवर्नमेंट की बैंक है, भारत की सबसे बड़ी गवर्नमेंट की बैंक है, इजंट इट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. जाइए कभी वहां पर, यू विल फाइंड कि कितना रश होता है. लेकिन सुनने में लगती है बहुत बड़ी बैंक है, लेकिन क्या उनकी सर्विसेज सेटिस्फैक्ट्री हैं? मेरा पर्सनल अनुभव है नो. उसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट बैंक से वहां पर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, राइट? एटलीस्ट आपको डिलाइट नहीं तो सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ही. तो इन चीज़ों के ऊपर सरकार को और हमारी मशीनरीज जो हैं वो कभी, आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कभी डिस्कशन भी होती होगी कि लोगों को एक एटलीस्ट एक अच्छा इंटरेक्शन हो. लोग डरते हैं, या फिर रिश्तेदारों के लिंक्स या फिर कॉन्टेक्ट्स के बिना गवर्नमेंट की ऑफिस में जाते भी नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी में कोई इश्यू है तो भी किसी का कॉन्टैक्ट निकाल कर जाएंगे और वहाँ पर आप जाकर किसी को मिलेंगे और कहेंगे कि मेरे ये रिलेटिव या फिर दोस्त ने आपको कॉल किया था एंड थिंग्स लाइक दैट. तो पूरी सिस्टम में ये एक चीज़ चल रही है. नाउ द थिंग इज़, ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने बात कर ली. नाउ ये दिल्ली पुलिस ने जो दिशा रवि को पकड़ा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट की इंटर स्टेट अरेस्ट के लिए गाइडलाइंस हैं. अगर आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, किसी राज्य के, फॉर एग्जांपल दिल्ली, और आप किसी कर्नाटका में जाकर किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है. द थिंग इज, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि दिल्ली पुलिस ने ये गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं किया और इनको अरेस्ट करके लेकर आ गए. उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, लेकिन क्या लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया? लोकल पुलिस यानी कि बेंगलुरु पुलिस को, क्या ये जो दिशा हैं उनको एक अपना वकील जो है, अपनी पसंद का वकील जो है, उनको ऑफर किया गया था कि आपको किसी वकील का सहारा लेना है, थिंग्स लाइक दैट? नो. फिर ये टूल किट की जब बात आती है, टूल किट, ये ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया था, और टूल किट, यू वांट टू नो व्हाट इज टूल किट? क्या ये वो टूल किट है जिसमें हम स्क्रू ड्राइवर्स और नो. टूल किट यानी कि ऑनलाइन जब कैंपेन्स होते हैं तो एक प्रकार की एक टू डू लिस्ट होता है उसमें, कि टूल किट के अंदर होता है कि ये जो कॉज हैं, या फिर फॉर एग्जांपल किसी एनवायरनमेंट को लेकर आप कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस टूल किट में या फिर उस ट्वीट में, उस फेसबुक की पोस्ट में आपको वो रीज़न मिलेगा, वो कॉज, ये क्या कॉज है, क्यों हम ये कर रहे हैं. फिर सोशल मीडिया के टैग्स, हैशटैग क्लाइमेट चेंज, हैशटैग पेरिस एग्रीमेंट एक्सेट्रा, और साइट के ऊपर जहाँ पर आप जा रहे हैं तो प्रोटेस्ट में क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें. तो इसको एक प्रकार का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या फिर आप टू डू लिस्ट होता है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्यों हम कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट. ये जो टूल किट है ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, राइट? इसका इस्तेमाल जो है वो प्रोटेस्टर्स हर दुनिया के हर क्षेत्र में, हर जगह पर करते रहते हैं. अब एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर हमारी छवि इंक्रीज़ करने की, और अभी डेमोक्रेसी इंडेक्स भी हमारे सामने आया तो उसमें भी हमारा रैंक जो है वो ड्रॉप हुआ था. बताइए कि लेटेस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारा रैंक जो है वो अब कितना है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन.
तो ये जो दिशा है उनको अरेस्ट किया गया है। यस, अगर आपको किसी के ऊपर ऐसा अगर आपको ऐसा है, डाउट है, अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ गलत किया है, तो पुलिस को अरेस्ट करने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार है। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पुलिस के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको भी फॉलो करना हो। सारी चीज़ें आपको लॉ में रहकर करनी पड़ेगी। द regime is more likely to attract international embarrassment and opprobrium by the indiscriminate use of police power against activists, protesters and media. इस आर्टिकल के हिसाब से कि ये जो करंट रेजीम है, मोदी सरकार जो है, ये कई बार पुलिस पावर का जो इस्तेमाल है एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर्स और मीडिया के खिलाफ करती है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। आई विल लीव इट ऑन यू गाइस टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। The state is increasingly resorting to heavy-handed responses to issues that attract a convergence of activism, opposition, political activity and adverse media scrutiny. कई बार सरकारें जो हैं, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, यूएसए में भी देखा था आपने, अलग अलग जगहों पर सरकारें कई बार ऐसी चीज़ें करती है जिसकी वजह से ऑपोजिशन पार्टीज, मीडिया, ये सारे लोग एक होकर सरकार का विरोध करते हैं। अगर हम हमारी ग्लोबल इमेज को सुधारना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक डेमोक्रेसी है और जो चीज़ें लिखी गई हैं वो उस चीज़ों का पालन भी हो। वी नीड टू वॉक द टॉक। सिर्फ यह कहना कि हम डेमोक्रेसी है, इससे कुछ नहीं होगा। क्या आपकी डेमोक्रेसी में रियल में ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी है? नीड टू थिंक अबाउट इट। नो विच हंट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है, इसमें एक दो पॉइंट्स हैं, सेम जो चीज़ हमने डिस्कस की उसी के साथ। बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं उनका मानना ये है कि ये जो ओल्ड जनरेशन जो पॉलिटिक्स में है, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस, तो ये ओल्डर जनरेशन जो हैं ये यंगस्टर्स के अधिकारों को छीन रही हैं, और ये ओल्डर जनरेशन्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज और इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाती हैं, या फिर उसमें कोई बदलाव नहीं, चेंज लाना नहीं चाहती हैं। तो इसका विरोध भी अब होने लगा है। इफ़ क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स आर मिस इन्फॉर्म्ड, अगर कोई क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये जो लड़की हैं जिसका नाम है दिशा रवि, तो दिशा रवि को अगर जो भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिले और उस हिसाब से अगर किसानों की कुछ बात चल रही है और एमएसपी की बात चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट होगा ग्राउंड वाटर के ऊपर, इसका इम्पैक्ट होगा एयर पोल्यूशन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो तो इसके ऊपर ज़रूर प्रश्न उठाएंगे कि भाई आप ये कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो पानी का क्या होगा? हु इज़ गोइंग टू कंजर्व वाटर? क्या होगा फिर जब आप ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए? फिर स्टबल बर्निंग करेंगे तो एयर पोल्यूशन होगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हैं वो आवाज़ डेफिनेटली उठाएंगे, उनको उठानी भी चाहिए। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन फिर अगर उनको इनके साथ जोड़कर अरेस्ट किया जाता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बैड थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि सरकार ऐसा कर रही है, व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जिस प्रकार से उनको अरेस्ट किया गया, दैट इज़ नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। और इसमें होगा ये कि बदनामी किसकी होगी? एंड ऑफ द डे सेंट्रल गवर्नमेंट की, सरकार की होगी। तो इसके ऊपर या तो क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया जाए, तब जाकर लोगों के अंदर एक सेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा कि क्यों इनको अरेस्ट किया गया, क्या क्या चीज़ें थी। बट एनीवे, अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार गलत है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये जो दिशा रवि हैं वो इनोसेंट है। वी डोंट नो येट, वी डोंट नो। अभी तो सिर्फ एडिटोरियल्स इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए, और उस आर्टिकल्स में जो चीज़ें हैं उनको हम समझने की और ग्राउंड रियलिटी में जो होता है उसको एक कनेक्शन करने की ट्राई करते हैं। देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी साइड्स, वी शुड नॉट टेक एनी साइड्स, वी शुड एज अ थर्ड पार्टी दूर बैठकर बस ऑब्जर्व करते रहें। डेथ ट्रैप, मैंने कई बार इस विषय के ऊपर बातचीत की है। इट्स अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी। आप फैक्ट्री में, ऑफिस में, या फिर तमिलनाडु में ये फायरवर्क इंडस्ट्री जो हैं, हमारे देश में ज़्यादातर पटाखे जो हैं उसमें, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, वहाँ पर आपको शिवाकाशी लिखा हुआ देखने को मिलेगा ज़्यादातर फायर क्रैकर्स में, फायरवर्क्स में, क्योंकि ज़्यादातर जो ये पटाखे हैं जो वो वहाँ पर ही पैदा किए जाते हैं। लेकिन हर साल हम देखते हैं कि इंसिडेंट्स, फायर के इंसिडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। जो लेटेस्ट इंसिडेंट हैं उसमें 20 लोगों की जान गई और 28 वर्कर्स आज भी हॉस्पिटल में हैं। जो मर जाता है वो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड का पार्ट बन जाता है। उसके बाद छोटी सी एक्शन ली जाती हैं, थोड़े दिनों तक यहाँ वहाँ भागम भाग की जाती है, फिर कुछ अरेस्ट किए जाते हैं,
इंस्पेक्शंस किए जाते हैं, वार्निंग दी जाती हैं, सेफ्टी एडवाइजरीज दी जाती हैं, और कुछ दिनों के बाद हम सारी चीज़ें भूलकर सेम बैक टू नॉर्मल प्रैक्टिस में चले जाते हैं। बहुत सारे अनलाइसेंस्ड यूनिट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है इनके ऊपर। फिर एक नई चीज़ है सब लीजिंग। आपकी एक बड़ी फैक्ट्री, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, अब आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो हैं उनको कह देंगे कि भाई हमें ये सुतली बम जो है वो हमें 50,000 सुतली बम बना कर दीजिए। तो ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो हैं उनके लिए एक बड़ा ऑर्डर आ गया, तो बनाने की शुरुआत कर देंगे। और यही ओवर टाइम करना, ज़्यादा काम करना, इन सारे चक्कर में अनट्रेंड वर्कर्स को कम पैसों, क्योंकि सभी को पैसे बनाने हैं, राइट, जान जाए तो जाए, वी नीड मनी। तो ये जो एटीट्यूड है इसकी वजह से, और कई बार उनका भी कसूर नहीं होता है, अगर कोई चेक करने वाला ही नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि ये फैक्ट्री, ये केमिकल, ये यहाँ पर सिगरेट पीना, कई लोग ऐसे एरिया में काम करते हैं लेकिन उनको बीड़ी पीने की आदत है, और ऐसी उनकी बीड़ी पीने की आदत की वजह से कितने लोगों की जान गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तब इम्प्रूव होगी जब एक प्रॉपर थरो इंस्पेक्शन होगा। सेफ्टी के साथ जुड़े हुए सामान वहाँ पर होने चाहिए, कैसे केमिकल को हैंडल करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ें। और जब एक इंस्पेक्शन होगा, और इंस्पेक्शन के लिए भी आपको एक बड़ी टीम चाहिए। सरकार इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है ना, कुछ सरकार को डायरेक्टली रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो फिर क्यों ज़्यादा टीम को बनाया। लेकिन इफ़ यू हैव मोर टीम्स, ज़्यादा टीम्स होगी, ज़्यादा मेंबर्स होंगे, अच्छे लोग होंगे, अच्छे मेंबर्स होंगे, अच्छी ट्रेनिंग होगी, क्लीन लेजिट इंस्पेक्शन वो करेंगे, तो होगा ये कि ये जो एक सेफ्टी का एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हो सकता है। फेलिंग सिस्टम लास्ट टॉपिक है, ये हमारी जुडिशरी के बारे में है। अभी राज्यसभा के मेंबर और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब ने जुडिशरी के बारे में कुछ अपने व्यू पॉइंट्स शेयर किए। देखिए, वो भी CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और उनका कहना ये है कि कई लोग जो कोर्ट में जाते हैं तो उनको ये लगता है कि उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया। आपने किसी के खिलाफ केस फाइल किया, फिर आपको लगेगा कि यार ये तो गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त लगता है हमारी कोर्ट्स में, इज़न्ट इट। तो ये शब्द जो उन्होंने कहे हैं, ये जो एक व्यू पॉइंट उन्होंने दिया है, इसकी वजह से जुडिशरी की इमेज तो डेफिनेटली अफेक्ट होगी ही। और क्या इमेज, व्हाट इज इमेज? आई थिंक जो हम करते हैं, जो जैसा आपका परफॉर्मेंस है वैसी आपकी इमेज बन जाएगी। अब रंजन गोगोई साहब अगर कुछ नेगेटिव बात कहते हैं कोर्ट के बारे में या फिर जुडिशरी सिस्टम के बारे में, तो फिर उनके ऊपर उंगली उठाना कि भाई आप भी वहाँ पर थे, राइट। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी, ये सिचुएशन है कि अपॉइंटमेंट के टाइम पर आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। अब गवर्नमेंट भी राइट है, आपको जो IB है, अगेन IB, तो IB का एक रिपोर्ट चाहिए कि ये पर्टिकुलर जज जो है वो क्लीन है या क्लीन नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें। तो ये प्रोसेस का पार्ट है, और ये प्रोसेस जो है ये इतनी डिले होती है, इतना इसको लेट किया जाता है कि ये जो करंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बोबड़े साहब, उनके टेन्योर में 4 वैकेंसीज, प्रेजेंट कंडीशन ये है कि 4 वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें अपॉइंटमेंट वो शायद ना कर पाएं। हाई कोर्ट्स की बात करें तो 419 वैकेंसीज हैं। कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी कोर्ट्स में जो डिले चल रहा था वो और ज़्यादा डिले हो गया। 50 लाख जितने कुछ एक्स्ट्रा केसेस जो हैं वो ऐड हुए। डिले भी 3.8 करोड़ जितने लोअर कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हैं। 57 लाख जितने हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हज़ारों केसेस पेंडिंग हैं। हमारे देश वैसे वर्ल्ड बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 63rd पोजीशन के ऊपर है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा एनालाइज करें तो एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम बहुत ही पीछे हैं, 163। क्रिमिनल जस्टिस की बात, जस्टिस सिस्टम की बात करें तो 70% जितने अंडर ट्रायल्स, अगर आप 100 लोग जेल में हैं तो उसमें से 70 लोग जो हैं ये अंडर ट्रायल्स हैं। उनका फंडामेंटल राइट्स, जेल में इतने आपने किसी को डाल दिया, फिर 3-4 साल के बाद आपको निकालेंगे, अगर कहेंगे कि इसको 2 महीने की सज़ा, लेकिन ये ऑलरेडी 3 साल जेल में रहा है तो अब इसको छोड़ दिया जाए,
तो एक व्यक्ति का जो इतना वक्त है वो आपने जेल के पीछे बिता दिया, आप किसी दूसरे ऐसे अधिकारी जो हैं, जो ऐसे अथॉरिटीज़ में लोग हैं, उनको भेजने की कोशिश करें। यू विल फाइंड कि वो सिस्टम ही ऐसे नहीं करेगी, ऐसा जो डिफेंड नहीं कर सकता, जो बेचारा कमज़ोर है, तो वो सालों साल जेल में सड़ता रहेगा छोटी छोटी मैटर्स में। तो जैसे हम एग्रीकल्चर, बैंकिंग और डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरे रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ऐसे ही जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। आई विल सी यू सून टुमारो अर्ली मॉर्निंग। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।